नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज द्विवेदी आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत की श्रृंखला के क्रम में हम लोगों पुर्तगालियों का आगमन और डचों का आगमन पढ़ चुके थे। आज अंग्रेज़ों के आगमन पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ इसकी चर्चा करेंगे। तो क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये जानेंगे कि एक राल्फ फिच था। राल्फ फिच एक ब्रिटिश यात्री था। ध्यान से समझेंगे, राल्फ फिच एक ब्रिटिश यात्री था। ये 1585 ईस्वी में सबसे पहले समुद्री मार्ग द्वारा फतेहपुर सीकरी यानी आगरा आया हुआ था। उस समय शासन किसका चल रहा था? जब ये राल्फ फिच भारत आया हुआ था उस समय शासन चल रहा था अकबर का। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहला ब्रिटिश यात्री कौन था जो भारत आया हुआ था? सबसे पहला ब्रिटिश यात्री, तो सबसे पहला जो ब्रिटिश यात्री था वो राल्फ फिच था। और किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? वो अकबर के शासनकाल में भारत आया हुआ था। किस मार्ग से आया था? समुद्री मार्ग के द्वारा आया था। कहाँ पर पहुंचा था? फतेहपुर सीकरी यानी आगरा। पहला पॉइंट याद रखने वाला। तो प्रथम ब्रिटिश यात्री अगर आपसे पूछा जाता है भारत आने वाला तो वो राल्फ फिच ही था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम ब्रिटिश कंपनी कौन सी थी जो भारत के साथ व्यापार करने आई? प्रथम ब्रिटिश कंपनी जो भारत के साथ व्यापार करने आई वो थी लीवेंट। कब आई थी? 1593 ईस्वी में। लेकिन ये लीवेंट कंपनी आई जरूर थी भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन ये भारत के साथ व्यापार बहुत अधिक समय तक नहीं कर पाई। यानी इस कंपनी का भारत के साथ व्यापार जो था वो क्षणिक था, थोड़े समय के लिए था। थोड़े समय व्यापार किया और वापस चली गई। यानी इस कंपनी का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बता दिया गया कि लीवेंट वो पहली कंपनी थी जो भारत आई थी, वो ब्रिटिश कंपनी ही थी। तो अगर पहली ब्रिटिश कंपनी पूछता है जो भारत आई व्यापार करने के उद्देश्य से तो वो लीवेंट ही थी। कब आई थी? 1593 ईस्वी में। दूसरी बात। अब तीसरी बात देखते हैं। अब 1599 की घटना पर चर्चा करते हैं। 1599 में क्या हुआ? 1599 में एक ब्रिटिश यात्री था जॉन मिल्डन हॉल। प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डन हॉल वो अकबर के शासनकाल में भारत आया हुआ था, लेकिन अंतर था जो राल्फ फिच था वो समुद्री मार्ग के द्वारा आया था। ये जो जॉन मिल्डन हॉल था वो स्थल मार्ग के द्वारा भारत आया था। तो अब अगर प्रश्न बनता है कि प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था जो स्थल मार्ग द्वारा भारत आया हुआ था, तो वो था जॉन मिल्डन हॉल। अगर प्रश्न बनता है कि प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था जो भारत आया हुआ था अकबर के शासनकाल में, तो राल्फ फिच। यानी प्रथम ब्रिटिश यात्री तो राल्फ फिच ही हुआ, भले ही वो समुद्री मार्ग के द्वारा आया था। लेकिन अगर स्पेशल जोड़ दिया जाता है कि प्रथम ब्रिटिश यात्री जो स्थल मार्ग के द्वारा भारत आया, तो अगर स्थल मार्ग के द्वारा एक विशेष कंडीशन लगा दी जाती है तो फिर जॉन मिल्डन हॉल का नाम लिया जाएगा। तो तीन तथ्यों को हमने पढ़ा। सबसे पहला ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच जो कि समुद्री मार्ग के द्वारा अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी आगरा पहुंचा। फिर हमने पढ़ा कि लीवेंट एक ब्रिटिश कंपनी थी, पहली ब्रिटिश कंपनी जो भारत आई हुई थी। भारत के साथ इसने व्यापार कार्य किया, परंतु वो क्षणिक था, बहुत थोड़े समय के लिए किया और इसके बाद वो कंपनी चली गई। इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तीसरी बात ये पढ़ी कि स्थल मार्ग द्वारा सबसे पहला ब्रिटिश यात्री जो भारत आया था वो जॉन मिल्डन हॉल था। ये भी अकबर के ही शासनकाल में भारत आया था 1599 में। ये तीन तथ्य हो गए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं
अब आगे बढ़ते हैं कि जो कंपनी बनी, जिसको हम आगे चल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे, वो कैसे बनी, इस कंपनी में क्या क्या था, कितने साझेदार थे, इसके बारे में जानते हैं। देखिए 1600 की बात है, यानी कि 1600 में एक मर्चेंट एडवेंचर्स एक व्यापारिक समूह था। 1600 में एक व्यापारिक समूह, उस व्यापारिक समूह का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। इस व्यापारिक समूह के द्वारा एक कंपनी बनाई गई। देखिए जब हमने डच पढ़ा हुआ था तब डच संसद जो थी वो स्टोटेन जनरल द्वारा एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी बेरिंगदे ओस्ट इंडे से कंपनी बनाई गई थी। वो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी थी, यानी उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का हस्तक्षेप था। लेकिन यहाँ अंतर है, यहाँ जो कंपनी बन रही है वो पूरी प्राइवेट है। मर्चेंट एडवेंचर्स एक व्यापारिक समूह है, उसी के द्वारा एक कंपनी बनाई जा रही है। इस कंपनी का नाम क्या है, पूरा नाम याद रखेंगे, पूरा नाम द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का पूरा नाम था, फिर एक बार दोहराएंगे, द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का निर्माण किया गया 1600 में। किस व्यापारिक समूह द्वारा निर्माण किया गया? मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक समूह द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई। ये पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी में जो ये कंपनी बनाई गई इस व्यापारिक समूह के द्वारा, इसमें प्रारंभ में जो है 217 साझेदार थे। यानी कि जब कंपनी का निर्माण हुआ तो उस समय 217 साझेदार थे, बाद में बढ़े वो अलग बात है, लेकिन जब कंपनी का निर्माण हुआ तो 217 साझेदार थे, शेयर होल्डर। और जब ये कंपनी बनी तो इस कंपनी का पहला जो गवर्नर हुआ है वो हुआ है टॉमस स्मिथ। जो इस कंपनी का पहला गवर्नर हुआ है वो टॉमस स्मिथ हुआ है, ये बात याद रखेंगे। अब देखिए एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आगे आ रही है। जब कंपनी की स्थापना हो रही है 1600 में, तो आपसे पूछा जाए कि जब कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में किसका शासन चल रहा था, तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 1600 में भारत में किसका शासन था? मुगल शासन था। और मुगल शासक कौन था? वो अकबर। तो कंपनी की जब स्थापना हुई, देखिए आगे चल करके थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, इसीलिए यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है कि जब कंपनी की स्थापना हुई, कब हुई? 1600 में। तो कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? अकबर का शासन था। कंपनी की स्थापना के समय अकबर का शासन था, इस बात को याद रखेंगे। तो कंपनी की स्थापना हो गई, साझेदार भी हो गए। कंपनी की स्थापना के समय अकबर का शासन था, ये भी पढ़ चुके। अब देखिए यही जो कंपनी है द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, यही कंपनी आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी कब जानी जाती है? बहुत बाद में 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आता है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक विकास, उसके तहत अनेक एक्टों को पढ़ते हैं, उसमें एक एक्ट आएगा चार्टर एक्ट 1833 1833। तो उस चार्टर एक्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो कंपनी थी, इसी कंपनी का नाम इसी एक्ट के तहत बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश जो कंपनी थी उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 दिसंबर 1600 को, अब 1600 में ये कंपनी बनाई गई। अब 31 दिसंबर 1600 को जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, उनका नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार इस कंपनी को दिया कि आप जाइए और पूर्वी देशों, उसमें भारत भी शामिल है, तो आप जाइए और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। 15 वर्षों तक हम आपको छूट दे रहे हैं, हम आपकी कंपनी को ही एकाधिकार दे रहे हैं और कोई भी ब्रिटिश कंपनी पूर्वी देशों के साथ भारत सहित व्यापार करने नहीं जाएगी। यानी और कोई भी कंपनी पूर्वी देशों में व्यापार करने नहीं जाएगी, आपकी ही कंपनी जाएगी। 15 वर्षों तक छूट दे दी गई। तो 15 वर्षों की छूट मिल गई। लेकिन बाद में क्या हुआ? देखिए
15 वर्षों की छूट के बाद में 1600 के बाद 1603 में क्या हुआ, 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई एलिजाबेथ टेलर प्रथम की। एलिजाबेथ टेलर प्रथम की जब मृत्यु हो गई तो अगले राजा हो गए, प्रिंस हो गए जेम्स प्रथम। इन्होंने क्या कार्य किया, इन्होंने ये किया कि इस कंपनी को 15 वर्षों के स्थान पर अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। इन्होंने 15 वर्षों तक ही दिया था, इन्होंने कह दिया कि जाओ अनिश्चित काल तक व्यापार करो। अब आइए 1603 के बाद 1608 ईस्वी में क्या हुआ, सबसे पहला ब्रिटिश यात्री के साथ साथ ये कंपनी का पहला अधिकारी है। अभी तक कंपनी का कोई भी अधिकारी, कंपनी ही नहीं बनी थी, ऊपर जो भी आए हैं वो ब्रिटिश यात्री थे। कंपनी जब बन गई, उस कंपनी के बनने के बाद पहला कंपनी का जो अधिकारी था वो 1608 ईस्वी में कंपनी का अधिकारी विलियम हॉकिंस, जेम्स प्रथम उस समय राजा था ब्रिटेन का, इसी का राजदूत बनकर के अकबर के नाम का पत्र लेकर के भारत आया। देखिए 1608 ईस्वी में आ रहा है, जबकि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 में। तो वहां पर ब्रिटेन में नहीं मालूम था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें तो यही मालूम था कि अकबर अभी जिंदा है। तो जब उन्हें यही मालूम था कि अकबर जिंदा है तो जेम्स प्रथम किसके नाम का पत्र लिखेंगे भाई, अकबर के नाम का लिखेंगे। अब अकबर मर गए, उन्हें पता नहीं था, वो अलग बात है। तो याद रखेंगे कि अकबर के नाम का पत्र लेकर के विलियम हॉकिंस जो कंपनी का पहला अधिकारी था वो भारत आता है। किस जहाज से आया हुआ था, उस जहाज का नाम था हेक्टर, और किस बंदरगाह पर उतरा हुआ था, सूरत के तट पर उतरा हुआ था। सूरत के तट पर जब उतरा हुआ था तब वो आगरा में किससे मिलेगा, जहांगीर से मिलेगा। क्यों, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो चुकी है, तो अकबर की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जहांगीर शासक बन चुका है। तो पत्र अकबर के नाम का लाया हुआ था, लेकिन जब वो भारत पहुंचा है, वो मिला है आगरा में, तो वो जहांगीर से मिला है। ये बात याद रखेंगे। तभी हमने यहाँ पर बताया हुआ था कि जब कंपनी की स्थापना हुई थी तब अकबर का शासन था, लेकिन जब प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कंपनी का विलियम हॉकिंस जब भारत पहुंचा हुआ है तब उस समय जहांगीर का शासन था। वो अलग बात है कि वो अकबर का पत्र लेकर के आया था अकबर के नाम का, लेकिन शासन जो था वो जहांगीर का ही था। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बातचीत की थी, तुर्की भाषा में बातचीत की हुई थी, क्योंकि उस समय तुर्की भाषा क्या थी, बहुत प्रचलन में थी। तो जब तुर्की भाषा बहुत प्रचलन में थी तो उसने तुर्की भाषा में ही बातचीत की थी। लेकिन अगर मुगलों की राजभाषा की हम अगर बात करते हैं तो मुगलों की राजभाषा तुर्की नहीं थी, मुगलों की राजभाषा फारसी थी। तुर्की भाषा में विलियम हॉकिंस ने जो है बातचीत की थी अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कि भाई इनकी भाषा में बातचीत करो तो हमको व्यापारिक रियायतें दे देंगे, व्यापारिक छूट दे देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसने तुर्की भाषा में बातचीत की थी, सीख के आया होगा तुर्की। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दूसरी है भाई, जब पहुंचा है तो वहाँ पर पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली अपना वर्चस्व व्यापार में बना चुके हैं। सूरत के भी सौदागर हैं, वो भी अपना व्यापारिक प्रभाव बनाए हुए हैं। और अब आ गए अंग्रेज, तो जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों का विरोध करेंगे। कौन विरोध करेगा, पुर्तगाली करेंगे, सूरत के व्यापारी करेंगे, क्योंकि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई तो विरोध करेंगे। तो सूरत के सौदागरों और पुर्तगालियों के द्वारा विरोध किया गया था किसका, विलियम हॉकिंस का, यानी अंग्रेजों का। यह बात हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने क्या किया हुआ था, जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई थी, विलियम हॉकिंस को। किसके द्वारा दी गई थी, जहांगीर के द्वारा दी गई थी। इस उपाधि के साथ साथ इस विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब भी दिया हुआ था। देखिए मनसब क्या होती है, मनसब एक कर आदि लेने की व्यवस्था होती है। इसको जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। ये कर आदि लेने की व्यवस्था होती है। तो सूरत के सौदागरों और पुर्तगालियों ने जेम्स इसका विलियम हॉकिंस का जो है विरोध किया हुआ था, लेकिन फिर भी जहांगीर ने सोचा चलो कुछ दे दिया जाए। तो एक तो उपाधि दे दी इंग्लिश खान की, भाई तुर्की भाषा में बातचीत की थी, खुश हो गए होंगे जहांगीर, तो सोचा लाओ एक उपाधि दे दें। तो उपाधि दे दी इंग्लिश खान की, और
सोचा कि लाओ थोड़ा बहुत और दे दें, इतना परिश्रम किया है। 3 वर्षों तक दरबार में रहा था ये, कौन, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 3 वर्षों तक रहा था। तो इसको 400 का मनसब भी दिया हुआ था। मनसब एक कर लेने की व्यवस्था होती है, जिसे हम मध्यकालीन भारत में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे घटना ये होती है कि 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, जहांगीर की अनुमति ली और जहांगीर की अनुमति लेकर के सूरत में इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी, अपना जो कारखाना या अपनी बस्ती कह सकते हैं, एक आवासीय स्थान, इसकी जो है इसका निर्माण कार्य आरंभ कर दिया 1608 ईस्वी में सूरत में। जहांगीर की ही अनुमति ली उन्होंने और जहांगीर की अनुमति से ही इन्होंने सूरत में निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, जहांगीर नाराज हो गए, किसी बात को लेकर हो गए होंगे नाराज। तो जब नाराज हो गए जहांगीर तो बोले हटाओ, ये कंपनी नहीं बनेगी तुम्हारी, कोई तुम्हारा कारखाना नहीं बनेगा। और यहाँ पर सूरत में जो कार्य चल रहा था इसको जहांगीर ने रुकवा दिया। तो भाई सूरत में जब रुकवा दिया 1608 में, तो फिर आगे बढ़े। आगे कहाँ बढ़े, 1611 में जो है 3 वर्ष बाद इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो बनाई हुई थी, लेकिन वो फैक्ट्री अस्थायी थी। कहाँ पर बनाई थी, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाई हुई थी। याद रखेंगे ये अस्थायी फैक्ट्री है, अभी स्थायी फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई है। स्थायी फैक्ट्री तो बना रहे थे सूरत में, लेकिन वहां पर जहांगीर हो गए नाराज तो अपना चले गए आंध्र प्रदेश, वहां पर एक अस्थायी फैक्ट्री बना ली। अभी सूरत में ही स्थायी फैक्ट्री बनेगी, आगे चल करके सूरत में ही स्थायी फैक्ट्री बनाएंगे। तो जो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने बनाई वो सूरत में ही बनाएंगे, वो स्थायी होगी, वही पहली फैक्ट्री होगी सूरत में। लेकिन सूरत में भी नहीं बन रही है, तो 1611 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी अस्थायी फैक्ट्री बनाई। तो इतनी चीजें हो गई कि कैसे कंपनी बनी, कंपनी में कितने साझेदार थे, कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, कंपनी की स्थापना के समय किसका शासन था, और जब विलियम हॉकिंस अकबर के नाम का पत्र लेकर के आया है तब किसका शासन था। विलियम हॉकिंस ने तुर्की भाषा में बातचीत की थी, परंतु मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। 400 का मनसब भी दिया गया था। 1608 ईस्वी में सूरत में इन्होंने फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, लेकिन जहांगीर की नाराजगी के कारण इनको यहाँ पर कार्य अपना रोकना पड़ा। और जब कार्य रुक गया तो वो चले गए 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश, और वहाँ पर मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ है कि जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री का कार्य रुकवा दिया है। तो जब सूरत में फैक्ट्री का कार्य रुकवा दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अपनी अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित कर ली। देखिए सूरत में कार्य क्यों रुकवाया, उसका कहीं ना कहीं कारण थे पुर्तगाली। क्योंकि पुर्तगालियों का विरोध था, पुर्तगालियों का वर्चस्व था व्यापार पर अभी। तो जब व्यापारिक वर्चस्व था, वो ये चाहते नहीं थे कि अंग्रेज व्यापार यहाँ पर करें। तो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के दबाव में जहांगीर ने आकर के ही सूरत में फैक्ट्री का कार्य रुकवा दिया था। लेकिन एक ऐसी घटना हुई कि उस घटना के बाद जहांगीर ने सूरत में ही अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति दे दी। वो कौन सी घटना हुई, देखिए जानते हैं। वो घटना हुई 1612 में। 1612 में भाई क्या हुआ, 1612 में ये हुआ, 2 अंग्रेज सेनापति थे। एक का नाम था कैप्टन बेस्ट, दूसरे का नाम था हेनरी मिडल्टन। 2 अंग्रेज सेनापति कैप्टन बेस्ट और हेनरी मिडल्टन ने एक बहुत ही साहसिक कार्य किया। वो कार्य क्या किया कि स्वाली नामक स्थान पर, स्वाली कहाँ है, स्वाली है सूरत में, तो स्वाली नामक स्थान में
सूरत में पुर्तगालियों से भिड़ गए, यानी पुर्तगालियों की अंग्रेजों से हो गई मुठभेड़। तो जब पुर्तगालियों की अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई स्वाली स्थान पर, तो इन्होंने बहुत ही साहस का परिचय दिया। किसने? कैप्टन बेस्ट और हेनरी मिडल्टन, जो कि अंग्रेजी सेनापति थे। उन्होंने बहुत ही साहस का परिचय दिया और इन पुर्तगालियों को हरा दिया। तो जब पुर्तगालियों को सूरत में ही हरा दिया, तो अब जहांगीर क्या सोचेगा? अब जहांगीर सोचेगा कि भाई अब पुर्तगाली हार गए, अब पुर्तगालियों का दबाव तो है नहीं जहांगीर के ऊपर, अब अंग्रेज जीत गए हैं, तो अंग्रेजों को स्वाभाविक है कि जहांगीर अनुमति प्रदान करेंगे। ठीक है। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक फरमान जारी किया और उस फरमान के तहत अंग्रेजों को सूरत में अपनी स्थायी फैक्ट्री बनाने के लिए अनुमति दे दी कि आप जाइए और सूरत में अपनी एक स्थायी फैक्ट्री बनाइए। अनुमति मिल गई, ये बात हो गई। तो अब अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज सूरत में स्थायी फैक्ट्री अपनी बनाएंगे। तो इसी क्रम में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में ही स्थापित हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई, तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में ही स्थापित हुई। अगर स्पेशल ये दे दे कि अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री, प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई, अगर अस्थायी शब्द जोड़ दे तभी आपको मसूलीपट्टनम पर टिक करना है, अन्यथा स्थायी दे या पहली फैक्ट्री ही लिख दे तो आपको सूरत में ही टिक करना है। देखिए, सूरत में इन्होंने स्थायी फैक्ट्री बनाई, तो सूरत में स्थायी फैक्ट्री बनाई, एक और खास तथ्य है सूरत में बनाने का। सूरत में अभी तक किसी भी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी, न तो पुर्तगालियों ने की थी अभी तक, ना ही डचों ने की थी। प्रथम तो छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री ही नहीं डाली थी, न पुर्तगालियों ने न डचों ने। कहां पर? सूरत में। अंग्रेज ही ऐसे पहले व्यापारी थे जिन्होंने सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो प्रश्न बनता है कि सूरत में फैक्ट्री बनाने वाले सर्वप्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो कौन थे भाई? वो अंग्रेज थे। दूसरी बात हो गई, तो ये तथ्य याद रखेंगे। देखिए, पहली फैक्ट्री हर एक व्यापारी के पूछे जाते हैं। जैसे पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर बनाई, तो बताया हुआ था कोचीन केरल में बनाई। फिर इसके बाद पुर्तगाली के बाद डच आए, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां बनाई? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाई। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? सूरत में भाई स्थापित की। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे कि पहली फैक्ट्री का निर्माण जो है किसने कहां पर किया। अंग्रेजों ने कहां किया, पुर्तगालियों ने कहां किया, डचों ने कहां किया। ये फैक्ट से प्रश्न बनते हैं। ठीक है भाई। तो सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री बन चुकी है, स्थायी फैक्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्रम में एक घटना 1615 ईस्वी की होती है। 1615 ईस्वी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आता है और जहांगीर से मिलता है। जहांगीर से कहां पर मिला था सर टॉमस रो? अजमेर में मिला था। इसके पहले हमने बताया था कि विलियम हॉकिंस आया था, और विलियम हॉकिंस जहांगीर से कहां पर मिला हुआ था? विलियम हॉकिंस जो था वो जहांगीर से आगरा में मिला हुआ था। तो याद रखेंगे, विलियम हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मिला हुआ था, परंतु जो सर टॉमस रो था वो जहांगीर से अजमेर में मिला हुआ था। तो देखिए, सर टॉमस रो ने एक बुद्धिमानी की। बुद्धिमानी क्या की भाई? वो जान गया कि जहांगीर को खुश करो, जहांगीर को अगर खुश कर लिया तो हमें ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक रियायतें देगा, और व्यापारिक रियायतें हमको मिलेंगी तो हम बहुत अच्छा व्यापार करेंगे भारत में। तो इसी क्रम में उसने क्या किया? बुद्धिमानी की। बुद्धिमानी ये की कि उसको खुश करने के लिए कि जहांगीर भाई खुश हो जाए हमसे, तो एक अंग्रेज यांत्रिक घड़ी लाया। अंग्रेजी यांत्रिक घड़ी, एक यांत्रिक घड़ी लाया, बढ़िया डिजिटल जो है। जहांगीर ने देखी, भाई खुश,
बहुत बढ़िया घड़ी है, तो गिफ्ट दे दी एक यांत्रिक घड़ी। और इसी के साथ साथ में और क्या गिफ्ट किया, एक अंग्रेजी बग्घी भी अपने साथ में लाया, उस बग्घी को भी गिफ्ट कर दिया। किसको? जहांगीर को। किसने? सर थॉमस रो ने, जब वो भारत आया। तो जहांगीर को खुश करने के लिए सारे उसने कार्य किए, घड़ी दी, अंग्रेजी बग्घी दी, और क्या किया कि उसने सोचा कि भारत वाले तारीफ से बहुत खुश होते हैं। भाई इतने साल भारत में अंग्रेज रहते रहते व्यापार 1600 में कंपनी बनी, 1615 साल हो गए, तो जान गए कि तारीफ करो। तो तारीफ करने के लिए भाई क्या था जहांगीर के पास? जहांगीर जानते हैं आप लोग चित्रकला में जो है बहुत निपुण था काफी। तो इसने क्या किया, चित्रकला की निपुणता की बहुत तारीफ की कि भाई आप बहुत बढ़िया चित्रकला जानते हैं, बहुत अच्छा चित्रकला बना लेते हैं। ऐसी बहुत अच्छी जो है शब्दों में इस सर थॉमस रो ने जहांगीर की कर दी तारीफ। जहांगीर खुश तो पहले हो गए, यांत्रिक घड़ी मिल गई, बग्घी मिल गई और तारीफ हो गई। अब तो क्या कहने, तो तारीफ हो गई, बहुत खुश हो गए सर थॉमस रो से। तो अब जहांगीर जो है अंग्रेजों को व्यापारिक रियायतें देंगे भाई, जब इतना काम किया है। बग्घी मिल गई, वो अलग बात है, बाद में इसी बग्घी से अंग्रेज भारत वासियों को मारेंगे, वो अलग बात है, लेकिन बग्घी मिल गई। तो ये चीज हो गई, ये फैक्ट हो गया 1615 का। और ये 4 वर्ष दरबार में रहा था, 1615 से 1619 तक। इसके पहले विलियम हॉकिंस आया था, वो भी लगभग 3 साल जो है दरबार में रहा था। ये चीज हो गई। अब देखिए अगला फैक्ट समझते हैं। अगला फैक्ट क्या है, 1639 की घटना है। 1639 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। 1639 की घटना, एक अंग्रेज था फ्रांसिस डे। इसने क्या किया, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का क्षेत्र पट्टे के रूप में ले लिया। चंद्रगिरी कहाँ पड़ता है? चंद्रगिरी पड़ता है मद्रास में। तो चंद्रगिरी का एक राजा था, उससे क्या किया उसने कि मद्रास का क्षेत्र जो था वो क्या ले लिया, पट्टे पर ले लिया। और पट्टे पर ले करके उसने क्या किया कि वहां पर किलेबंदी शुरू कर दी, वहां पर किलेबंदी शुरू कर दी। और किलेबंदी शुरू की, इसके साथ साथ एक किला भी वहां पर बना लिया। उस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। यानी फ्रांसिस डे ने वहां पर एक किले का भी निर्माण करा लिया। उस किले का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला है, यही आगे चल करके अंग्रेजों का मुख्यालय बनेगा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज आगे चल करके अंग्रेजों का मुख्यालय बनेगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि मद्रास का संस्थापक क्या कौन है? तो मद्रास का संस्थापक जो है फ्रांसिस डे को ही माना जाता है, क्योंकि फ्रांसिस डे ने ही चंद्रगिरी के राजा से जो है एक क्षेत्र पट्टे में लिया हुआ था, वहां पर किले का निर्माण कराया और उस क्षेत्र को जो है मद्रास के रूप में विकसित किया, मद्रास नाम दिया। तो मद्रास का अगर संस्थापक पूछा जाता है तो मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को ही माना जाता है। यह तथ्य हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए घटना हुई 1661 में। 1661 में क्या हुआ, एक पुर्तगाली राजा था, उसने अपनी बहन का नाम क्या था? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। तो उस पुर्तगाली राजा ने अपनी बहन कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह एक अंग्रेज प्रिंस से कर दिया, चार्ल्स द्वितीय। एक अंग्रेज था, उससे विवाह कर दिया चार्ल्स द्वितीय से। तो जब चार्ल्स द्वितीय से विवाह कर दिया तो हम लोगों में भी दहेज प्रथा चलती है, तो उसी प्रकार से पुर्तगालियों में भी दहेज वहेज का सिस्टम था। तो पुर्तगाली राजा ने क्या किया कि इस चार्ल्स द्वितीय को बंबई का क्षेत्र दहेज में दे दिया। बंबई का क्षेत्र उस समय पुर्तगाल के अधीन होगा, तो पुर्तगाल के अधीन था, तो उसने जो है अपनी बहन का विवाह जब किया तो बंबई का क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय को काहे में दे दिया? दहेज में दे दिया। फिर आगे चल करके 7 साल बाद लगभग 1668 ईस्वी में यही बंबई का क्षेत्र जो है चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजों को
दे दिया। काहे पर दे दिया? किराए पर। कितना किराया लिया? 10 पाउंड वार्षिक। तो 10 पाउंड वार्षिक पर आगे चल करके चार्ल्स द्वितीय ने वो बंबई का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। आपसे एक प्रश्न पूछेगा जो फैक्ट है कि बंबई का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बंबई का जो संस्थापक है वो जेराल्ड ओंगियार को माना जाता है। बंबई से संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा तो बंबई का संस्थापक पूछेगा। बंबई का संस्थापक कौन था? जेराल्ड ओंगियार। याद रखेंगे, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, बंबई का संस्थापक जेराल्ड ओंगियार। आगे बढ़ते हैं। 1686 ईस्वी में एक घटना हुई। 1686 ईस्वी में क्या घटना हुई कि औरंगजेब का तब शासन चल रहा था। 1686 के दौरान औरंगजेब से ब्रिटिश कंपनी का संघर्ष हो गया। संघर्ष भाई किस मुद्दे पर हुआ? संघर्ष जो हुआ वो हुगली मुद्दे पर हुआ। हुगली मुद्दा क्या था? हुगली मुद्दा यह था कि अंग्रेजों ने क्या किया कि बिना औरंगजेब की परमिशन के हुगली के चारों ओर किलेबंदी कर ली। हुगली में जो है अपना किलेबंदी कर ली। औरंगजेब की परमिशन ली नहीं, जबकि राजा कौन है? केंद्र में, सेंटर में राजा कौन है? औरंगजेब। बिना औरंगजेब की अनुमति के किलेबंदी करना, औरंगजेब की तौहीन, औरंगजेब गुस्सा। और एक काम खराब कर दिया अंग्रेजों ने। एक काम और कौन सा खराब कर दिया? खराब ये काम कर दिया कि हुगली में लूटपाट भी कर ली। तो 2 काम खराब किए हुगली में। एक तो लूटपाट की खूब, दूसरी बिना औरंगजेब के परमिशन के किलेबंदी कर ली। तो भाई औरंगजेब राजा, उसका मूड खराब। तो जब मूड खराब हो गया तो अंग्रेजों के ऊपर हमला। जब अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया तो सब भागे। भाई इतने भी शक्तिशाली तो हुए नहीं थे कि औरंगजेब का मुकाबला कर पाए। तो सब अंग्रेज भागे और भाग करके कहां पर शरण ली, यह प्रश्न पूछा जाता है। शरण ली थी फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप, इसी को फीवर द्वीप कहते हैं या इसी को ज्वरग्रस्त द्वीप कहा जाता है। 3 नाम, फुल्टा द्वीप कहें या ज्वरग्रस्त द्वीप कहें या फीवर द्वीप कहें, 3 नाम। तो यहां पर जाकर के अंग्रेजों ने शरण ली, भागे। जब औरंगजेब ने चढ़ाई की, ये पड़ता कहां है? ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। हुगली में थे बंगाल में, तो आगे जो है बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है फुल्टा द्वीप या ज्वरग्रस्त द्वीप या फीवर द्वीप। यहां पर जाकर के अंग्रेजों ने शरण ली भाग भुगा के। ठीक, लेकिन औरंगजेब कहां मानने वाले? बाद में क्या हुआ कि एक अंग्रेज जाब चारनोक गया औरंगजेब के पास और माफी मांगी कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने लूटपाट की, बिना आपकी अनुमति के किलेबंदी की, भाई हमको माफ कर दो। तो भारतीयों का स्वभाव है भाई माफ करना। तो औरंगजेब ने कहा चलो भाई छोड़ो, माफ कर दिया, दोबारा ऐसी गलती ना हो। तो इस प्रकार से जाब चारनोक के माफी मांगने पर औरंगजेब ने अंग्रेजों को माफ कर दिया। लेकिन देखिए, जिसका जो स्वभाव है वो तो बना ही रहेगा। अंग्रेज अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाए और फिर 2 वर्ष बाद 1688 ईस्वी में औरंगजेब से पुनः संघर्ष हो गया ब्रिटिश कंपनी का। अब की कौन सा मुद्दा था? अब की मुद्दा था हज मुद्दा। भाई ये हज मुद्दा क्या है? हज मुद्दा ये है कि भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट जो भारत का है ये वाला, तो यहाँ पर बंबई है और ये पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट से जो मुस्लिम्स थे वो हज यात्रा के लिए जाते थे। यहां से हज यात्रा के लिए जाते थे और उन मुस्लिम्स को जब वो हज यात्रा के लिए जा रहे थे अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। तो जब अंग्रेजों ने मुस्लिम्स को बंदी बना लिया, वो भी हज यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो क्या औरंगजेब बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो औरंगजेब ने क्या किया? फिर वही अंग्रेजों के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब अंग्रेजों के ऊपर चढ़ाई कर दी, अंग्रेज घबराए। उस समय जो बंबई का गवर्नर था, बंबई का जो उस समय तत्कालीन गवर्नर था, उसका नाम था जॉन चाइल्ड। उसको देश निकाला का आदेश दे दिया कि भाग जाओ तुम हमारे देश को छोड़ करके, नहीं तो मारे जाओगे।
जॉन चाइल्ड को उसने देश निकाला का आदेश दे दिया। लेकिन फिर वही बात, अंग्रेज आ गए, घूम फिर के माफी वाफी मांग ली, तो माफी मांगी तो कहने लगा इसे अब की माफ नहीं करेंगे, कुछ मुआवजा दो। तो इसी क्रम में जो है 1.5 लाख रुपए मुआवजा अंग्रेजों ने औरंगजेब को दिया, और तब जाकर के औरंगजेब ने उनको माफ किया। तो इस प्रकार से हमने इतने फैक्ट पढ़े कि किस प्रकार से इन्होंने सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित की, किस प्रकार से सर थॉमस रो भारत आया और जहांगीर को उसने खुश किया यांत्रिक घड़ी और बग्घी आदि के माध्यम से। इसके बाद हमने पढ़ा कि मद्रास कैसे मिला अंग्रेजों को, मद्रास का संस्थापक कौन था, फिर बंबई का संस्थापक कौन था, और ये 2 मुद्दे पढ़े जिन 2 मुद्दों पर अंग्रेजों का औरंगजेब से संघर्ष हुआ। तो इसी क्रम को आगे अगली क्लास में बढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं अंग्रेजों के आगमन से संबंधित, इनको पूर्ण करने के बाद हम फ्रांसीसियों का आगमन पढ़ेंगे, और फ्रांसीसियों के आगमन के बाद हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो चैप्टर है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।